हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं धान की फसल में लगने वाले ब्लास्ट डिजीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस या पैडी, इसको हम हिंदी में धान का प्रध्वंस रोग या फिर धान का सहसा मारी रोग या फिर धान का जुर रोग या फिर धान का विस्फोटक रोग के नाम से भी जानते हैं। ये धान की फसल में लगने वाला रोग है, अर्थात होस्ट प्लांट ओराइजा सटाइवा है और पैथोजन या रोगजनक इसका पायरिकुलेरिया ग्राइसिया है। ये रोग जितने भी धान उगाने वाले देश हैं लगभग सभी देशों में देखने को सामान्यतः मिलता है, लेकिन इस रोग को सर्वप्रथम 1704 में जापान में देखा गया था और उस समय इसके रोग कारक का वर्णन नहीं हो सका था। उसके रोग कारक का वर्णन वर्ष 1891 में कवेरा ने इटली में किया था और उन्होंने इसके पैथोजन का नाम पायरिकुलेरिया ओराइजी रखा। फिर भारत में इस रोग का प्रकोप बटलर ने 1918 में मद्रास राज्य के तंजौर ज़िले में देखा था। अब इसके हम लक्षण या सिम्टम्स की बात कर लें तो इसके जो सिम्टम्स हैं या लक्षण, वो लगभग पौधे के सभी वायु भाग यानी जो एरियल पार्ट्स हैं, अर्थात जितना भी ज़मीन के ऊपर का हिस्सा होता है पौधे का, उस पर दिखाई पड़ते हैं। जैसे इसकी पत्तियां हो गई, पर्णछद, पुष्पक्रम, गांठें, दानों, इन सब पर इनके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसके जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो नर्सरी में ही पत्तियों पर दिखाई पड़ जाते हैं। इसकी शुरुआत रोग की नर्सरियों से ही हो जाती है। नर्सरियों में जो पत्तियां होती हैं उस पर छोटे 0.1 से 1 सेंटीमीटर के वहाँ पर लंबे स्पॉट या धब्बे दिखाई देते हैं जो कि नीले रंग के होते हैं और जलसिक्त होते हैं, यानी जल से भरे हुए होते हैं और उनका आकार नाव बोट के आकार का या फिर तर्क रूपी धब्बों के रूप में प्रकट होते हैं, जैसा कि इस फिगर में आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग नाव के आकार के या फिर कह सकते हैं आँख के आकार के लगभग दिखाई पड़ते हैं, नाव के आकार के भी हम कह सकते हैं। और इन यहाँ पर जो स्पॉट पड़ते हैं उनके अगर आप किनारे देखेंगे तो वहाँ पर गहरे भूरे लाल रंग के यहाँ पर जितने भी सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं, इनके जो किनारे हैं वो गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं और मध्य वाला भाग श्वेत धूसर रंग का दिखाई पड़ता है। यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, इनमें जो मध्य वाला भाग है वो श्वेत धूसर रंग का होता है। पर्णछद स्तंभ या फिर संध स्तंभ, गांठ, तुसों पर भूरे से काले धब्बे बनते हैं। यहाँ पर इनकी गांठें का फिगर दिया गया है। तो इनके एक में देखेंगे यहाँ पर भूरे रंग के ब्राउन कलर के धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं गांठों पर, और दूसरे वाले में देख रहे हैं तो यहाँ पर काले रंग के स्पॉट लगभग दिखाई पड़ते हैं। तो भूरे से काले रंग के धब्बे इनके जो पर्णछद लीप शीत होती हैं या फिर स्तंभ या फिर गांठ हैं, वहाँ सब पर भूरे से काले रंग के धब्बे बनते हैं। और जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो जो पुष्प गुच्छ होता है उसके निचले डंठल पर भी संक्रमण दिखाई पड़ता है, जैसे इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो जो पुष्प गुच्छ होता है उसके नीचे डंठल पर संक्रमण हो जाता है, जिसको हम ग्रीवा संक्रमण यानी नेक इन्फेक्शन या फिर ग्रीवा विगलन यानी नेक रॉट के नाम से भी जानते हैं। और यहीं से क्या होता है, इनकी बालियाँ टूट कर नीचे लटक जाती हैं और उस कंडीशन में जो बालियाँ होती हैं उसमें दाने बहुत ही कम बनते हैं। और जब गंभीर इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में इसमें रोग की उग्रता होने पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उपज में हानि हो जाती है। इसके बाद हम हेतुकी या ईटियोलॉजी की बात कर लें। ईटियोलॉजी हेतुकी, इसके पैथोजन या काजल ऑर्गेनिज्म का नाम है पायरिकुलेरिया ग्राइसिया, हमने पहले ही बताया है। और इसकी परफेक्ट स्टेज या पूर्णावस्था या टेलियोमार्फ है मैग्नोपार्थिग्राइसिया। इसमें सिस्टमैटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन इसका यानी वर्गीकृत स्थान या फिर वर्गीकरण, किंगडम है माइकोटा और फंजाई कह सकते हैं, डिवीज़न यू माइकोटा, सब डिवीज़न ड्यूटोरोमाइकोटिना का फंगस है, क्लास
हाइपोमाइसिटीज़ है, ऑर्डर हाइपोमाइसिटेल्स, फैमिली इसकी डिमेसिएसी है और जीनस पायरिकुलेरिया, स्पीसीज ग्राइसिया। ये इसका क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन हो जाती है। अब इस पायरिकुलेरिया ग्राइसिया की कवक जाल देख लेते हैं कैसा होता है। कवक जाल या माइसीलियम, इसका जो कवक जाल होता है वो अधिकांशतः एक केंद्र की और पटयुक्त होता है और शाखित कवक तंतुओं का बना होता है। इस प्रकार से इसका कवक जाल ब्रांच होता है और वो सेप्टेट होता है, बीच बीच में इस प्रकार से पट बने होते हैं और उसमें एक एक केंद्रक पाया जाता है और ये शाखित होता है जो आगे चल कर के माइसीलियम बन जाता है। इसके बाद कुनेडियोफोर या कुनेडियम धर, इनके जो कुनेडियम धर होते हैं वो पर्णरंध्रों यानी जो स्टोमेटा छिद्र होते हैं वहाँ पर या फिर उपत्वचा को फाड़ करके अकेले या फिर गुच्छों में कभी कभी बाहर निकल आते हैं। जैसे जहाँ पर भी स्पॉट होता है वहाँ पर जो स्टोमेटा है उससे बाहर निकलते हैं या फिर उसी जो उपत्वचा होती है पत्ती उसको फाड़ करके ये अकेले में आते हैं सिंगल इस प्रकार से, या फिर कभी कभी गुच्छे में भी ये निकल आते हैं और ये शाखित भी होते हैं, संधिताक्षी वृद्धि वाले होते हैं और ये सेप्टेट होते हैं। जैसे यहाँ पर कुनेडियोफोर का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये सेप्टा यहाँ पर ये वाला दिखाई पड़ रहा होगा, सेप्टेट अर्थात पटयुक्त होते हैं, पतले होते हैं और दंतुर यानी डेंटिकुलेट, और इनका जो रंग होता है वो धूसर रंग का होता है। और इन कुनेडियम धरों के जो अग्र सिरे होते हैं इसके ऊपर कुनेडिया का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कुनेडिया आप देख सकते हैं कि इनके जो अग्र सिरे हैं कुनेडियोफोर के, वहाँ पर कुनेडियोफोर के अग्र सिरे पर कुनेडिया या कुनेडियम का निर्माण होता है। अब इनकी कुनेडिया देख लेते हैं। इनकी जो कुनेडिया होती हैं वो लगभग पायरीफॉर्म या फिर पियर शेप्ड होती हैं, यानी नाशपाती के आकार की। जो निचला सिरा होता है वो लगभग गोलाकार और ऊपर वाला सिरा लगभग थोड़ा नुकीला टाइप में हल्का सा पाया जाता है, लगभग नाशपाती के जैसा ही इनका आकार होता है। से लेकर के ऑबक्लेवेट होती हैं और फिर इनमें देखते हैं तो लगभग 2 सेप्टा पाए जाते हैं अधिकतर, लेकिन कभी कभी इसमें 1 भी सेप्टा या 3 सेप्टा भी हो सकता है, लेकिन जनरली इनकी कुनेडिया में 2 सेप्टा इस प्रकार से होती हैं, अर्थात 3 कोशिकाओं वाला ये कुनेडिया इसमें बनता है। और ये कचाप से फीके जैतूनी रंग के या फिर माप में 14 से 40 गुणे 6 से 13 म्यू माइक्रोन होते हैं। इनके जो कुनेडिया होते हैं वो फीके यानी हायालाइन भी हो सकते हैं, कचाप यानी ट्रांसपेरेंट, और या फिर फीके जैतूनी रंग के हो सकते हैं। इनकी जो माप यानी लंबाई की बात करें तो वो 14 से 40 म्यू माइक्रोन की, जबकि इनके ये चौड़ाई की बात करें तो 6 से 13 म्यू माइक्रोन की होते हैं। अब इसके डिजीज साइकिल यानी रोग चक्र की बात करें तो रोग चक्र या डिजीज साइकिल, इनके जो प्रारंभिक इन्फेक्शन है उसके बारे में अभी तक कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये भी माना जाता है कि इनके जो रोगजनक होते हैं बीज और रोगग्रस्त पौधों के अवशेष होते हैं उस पर जीवित रहते हैं, और नर्सरी में तरुण पौधों पर बने धब्बों में कुनेडियम प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। फिर इनका प्रसारण क्या होता है, वायु के द्वारा होता है, जो कि अन्य स्वस्थ पौधे पर पहुंच करके ये सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी द्वितीयक संक्रमण कर देते हैं। जहां पर भी रोग नहीं होता वहां पर भी इनके कुनेडिया स्वस्थ पौधे पर भी वायु के माध्यम से पहुंच जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं बहुत सारे कुनेडिया यहाँ पर पाए जा रहे हैं, और यही फिर इस प्लांट से निकल करके किसी अन्य स्वस्थ प्लांट पर या फिर इन्हीं के अन्य जहाँ पर भी इन्फेक्शन नहीं हुआ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये अधिकतर कुछ इनके ग्रासेस भी होती हैं, जंगली जातियाँ जो कि धान से ही रिलेटेड होती हैं, उनके ऊपर भी ये उत्तरजीवित रहते हैं, वहाँ से भी इनके इन्फेक्शन होने के चांसेस मिल सकते हैं, वहाँ से इनके पैथोजन धान के फसल पर आ सकते हैं। इनके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस वातावरण की आवश्यकता होती, तापमान लगभग 15 से 32 डिग्री सेल्सियस
और अपेक्षित आर्द्रता 93% हो तो उस कंडीशन में रोग काफ़ी मात्रा में उग्र रूप धारण कर लेता है, अर्थात उस समय कुनेडिया का फॉर्मेशन बहुत तेज़ी के साथ होता है, जिस कारण से रोग काफ़ी उग्र रूप धारण कर लेता है। अब इसके मैनेजमेंट या प्रबंध को देखते हैं। इसमें इनका जो प्रबंध होता है या डिजीज कंट्रोल है वो दो तरीके से किया जाता है। एक है प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा होता है क्यूरेटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में हम वो मैनेजमेंट करते हैं या प्रबंधन के उपाय अपनाते हैं जो कि रोग लगने से पहले अपनाए जाते हैं, अर्थात जब आपकी फसल में रोग ना लगा हो तब हम इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय अपनाते हैं। जैसे रोग रहित फसल के बीज का चयन करना चाहिए, अर्थात जिस भी फसल में रोग ना लगा हो वहाँ से फसल के बीज को लेना चाहिए, जिससे पैथोजन का कोई भी इनोकुलम उस सीड के अंदर ना पाया जाए। इसके अलावा जो भी रोग ग्रसित फसल है उसके अवशेष को जला देना चाहिए। नाइट्रोजन की अधिकता से अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी नाइट्रोजन प्रयोग कर रहे हैं उसको आवश्यकता से अधिक मात्रा नहीं प्रयोग करें। और इसके साथ ही साथ कुछ अवरोधी जातियों को भी उगाना चाहिए। ये सबसे अच्छी विधि भी मानी जाती है कि आप रेसिस्टेंट वैरायटी ग्रो करा सकते हैं। जैसे पूसा 205 है, पूसा NR 162 है, पूसा NR 168, पूसा NR 381, IR 64, रत्नागिरी फर्स्ट, रत्नागिरी 2, पंत शंकर धान 1 आदि। इसके अलावा अगेती किस्में अगर उगाते हैं तब भी रोग कम होता है। और बीजों का उपचार एग्रोसान GN से करना चाहिए जो कि काफ़ी इफेक्टिव माना गया है। इसके अलावा फंगोरिन 8 kg पर हेक्टेयर से रोपाई के 45 दिन बाद फसल को भी आप उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्यूरेटिव मेजर्स अपनाते हैं उसमें जब फसल में रोग लग जाता है उस कंडीशन में फिर हिनोसान 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना लेना चाहिए, या फिर बेस्टेनॉल का 0.44 ग्राम का पर लीटर वाटर में घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा बेकर 25 WP, स्पेक्ट्रम 75 WP, कोनटाफ 5 EC दवा का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।